Yes, in this chapter, we have discussed about the contribution of some of the Orientalist people, linguistics, those who praise for our Indian culture. Next, now we will study about some of the errors. Errors का मतलब होता है कि उनको ये लगा कि हमारे इंडियन कल्चर में कुछ मिस्टेक्स हैं. Which kind of mistakes या which kind of problems they wrote in their books. उन्होंने अपने जर्नल्स, अपने बुक्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स लिखी. ठीक है. नंबर 1, many Britishers they criticize Orientalist. मतलब सोचो कि ब्रिटिशर्स के भी कुछ ग्रुप्स थे. कुछ ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो ओरिएंटलिस्ट हैं दे आर नॉट डूइंग गुड. क्यों? वो इंडियन कल्चर की वैल्यू पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं. तो कुछ ब्रिटिशर्स का ये मानना था, उन्होंने ये कहा कि ओरिएंटलिस्ट जो हैं दे आर वेस्टिंग देयर टाइम. कुछ ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि जो ओरिएंटलिस्ट प्रॉपर्ली, कुछ ओरिएंटलिस्ट जो हैं वो पर्शियन लैंग्वेज सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, इंडिया के कल्चर को रीड कर रहे हैं. व्हाई टू वेस्ट टाइम? मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था. दे प्रेज फॉर देयर यूरोपियन लाइब्रेरी वन शेल्फ. उन्होंने ये कहा कि हमारी इतनी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरी में एक शेल्फ में जितनी बुक्स है ना वो एक तरफ और पूरे इंडिया के बुक्स एक तरफ. तो व्हाई टू वेस्ट टाइम, व्हाई टू वेस्ट और मतलब मनी, रिसोर्सेज. तो ये एक तरह से उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को क्या किया? अपोज किया. तो अब हमने जो भी ओपिनियन पढ़नी है ना, ये ओपिनियन कुछ ब्रिटिशर्स की थी जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को क्या किया? अपोज किया. कैसे किया हमने वो पढ़ना है. टॉपिक क्लियर है अब आपको? अगर नहीं है तो साथ के साथ पूछ लो. ठीक है. अब नॉलेज ऑफ ईस्ट, इन ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो ईस्ट की नॉलेज है दैट इज फुल ऑफ एरर. एरर का मतलब क्या है? मिस्टेक्स हैं. वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को. ठीक है. कैसे? उन्होंने ये कहा अनसाइंटिफिक. अनसाइंटिफिक का मतलब है जिनकी आज के टाइम पीरियड में कोई भी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है. ठीक है. और उन्होंने कहा नॉन सीरियस. उन्होंने इंडियंस को क्या कहा? नॉन सीरियस. उन्होंने कहा कि जो इंडियंस हैं वो नॉन सीरियस हैं, वो काम के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए परफेक्ट नहीं. तो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा जिसके कारण उन्होंने सारे इंडियंस को एक ही कैटेगरी में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. ठीक है. फिक्सिंग इमेज. फिक्सिंग इमेज का मतलब क्या होता है? उन्होंने हमारे सभी इंडियंस को एक ही नेगेटिव इमेज में फिक्स कर लिया. देन उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत लाइट हार्टेड है. लाइट हार्टेड का मतलब होता है काम को सीरियसली नहीं लेते. तो ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं सभी इंडियंस को एक ही इमेज में जो है वो फिक्स कर लिया. देन इसके बाद जेम्स मिल, सबसे इंपॉर्टेंट नेम हमने याद रखना है इस कैटेगरी में. जेम्स मिल. जेम्स मिल ही क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रिटिसाइज ओरिएंटलिस्ट. जेम्स मिल बहुत एरोगेंट था. तो उसकी एरोगेंस से ही पता लग जाता है कि वो इंडियंस को वैल्यू नहीं देता था. जेम्स मिल ही सेड दैट टीचिंग शुड बी यूजफुल. जेम्स मिल ने क्या कहा कि टीचिंग जो है वो होनी चाहिए जो यूजफुल हो. उसने कहा कि इंडियन एजुकेशन जो है वो यूजफुल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है. तो जेम्स मिल की थिंकिंग अब आपने याद रखनी है कि जेम्स मिल का फर्स्ट उसकी थिंकिंग क्या थी? ही अपोज ओरिएंटलिस्ट. और उसने क्या कहा? जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है दैट इज यूजलेस, इट इज नॉट प्रैक्टिकल. उसने क्या कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है. और उन्होंने कहा क्या कहा? इंडियन शुड बी टॉट टेक्निकल नॉलेज. उन्होंने कहा कि इंडियंस को थ्योरेटिकल यानी कि बुकिश नॉलेज नहीं देनी है. क्या देनी है? टेक्निकल नॉलेज. और ये टेक्निकल नॉलेज तभी आएगी जब इंडियंस क्या सीखेंगे? विच लैंग्वेज? इंग्लिश. उन्होंने ये कहा कि इंडियंस को मदरसा या संस्कृत कॉलेज में संस्कृत या अरबियन या पर्शियन मत सिखाओ. उनको क्या सिखाओ? इंग्लिश लैंग्वेज. टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निक, वेस्टर्न टेक्निक्स. उसने ये कहा, जेम्स मिल ने ये कहा कि जो मदरसा बनाकर या संस्कृत कॉलेज जो बनारस कॉलेज बनाया उसको वो वेस्ट है. वो मतलब मनी वेस्ट किया आपने. बेटर है कि इंडिया में कौन से स्कूल सेटअप करो? इंग्लिश स्कूल्स. ताकि मॉडर्न जनरेशन को क्या लैंग्वेज सिखाई जाए? इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है. और इसके लिए ये तो हो गए, एक हो गए जेम्स मिल जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट को अपोज किया. एक और आपने सेकंड नेम याद रखना है, थॉमस बेबिंगटन मैकाले. थॉमस, इनके नाम प्रॉपर याद रखो. एक तरफ आपने ओरिएंटलिस्ट के नेम याद रखे,
दूसरी तरफ याद रखो थॉमस बेबिंगटन, ये पूरा नाम है मैकाले, MACAU, LAY मैकाले। ठीक है, फर्स्ट आपने याद रखा विलियम जोन्स, सेकंड आपने याद रखा कॉलब्रुक, थर्ड आपने याद रखा हेलहेड। ये कौन थे? ओरिएंटलिस्ट जिन्होंने प्रेज की। यहाँ पे हमने अब याद रखा है जिन्होंने ओपोज किया। नंबर 1 जेम्स मिल, जिन्होंने हमारे इंडियन कल्चर को अपोज किया। सेकंड है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इन्होंने क्या कहा? अब हमने इनकी वर्डिंग को जो है वो कंसीडर करना है कि इन्होंने हमारे इंडिया की किस तरह से डिसरिस्पेक्ट की। नंबर 1 सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? ही सेड दैट इंडिया इज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी होंगी, कुछ आर्टिकल्स लिखे होंगे। इन्होंने क्या कहा? इंडिया इज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री। इन्होंने सभी इंडियंस को क्या मान लिया? अनसिविलाइज्ड। तो ये एक तरह से उस टाइम पीरियड में आप देखो कि इंडियंस की वो इंसल्ट कर रहे हैं और इंडियंस इन्हीं की बुक्स पढ़ रहे थे, है ना। उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री एंड दे नीडेड टू बी सिविलाइज्ड। यानी कि जो इंडियंस हैं वो ट्रेंड नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा? ट्रेंड करना पड़ेगा। तो मैकाले ने अपने आप को कंसिडर किया कि वी आर द बेस्ट, इंडिया इज अ अनसिविलाइज्ड कंट्री एंड वी हैव टू सिविलाइज देम, वी हैव टू गिव देम ट्रेनिंग। कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं? इंडियन नॉलेज। उन्होंने ये कहा कि इंडियन जो नॉलेज है इसको डिस्करेज करो और इसकी जगह पे कौन सी नॉलेज दो? वेस्टर्न नॉलेज। सेकंड आपने याद रखना है, उन्होंने क्या कहा? दैट डिस्करेज इंडियन नॉलेज एंड एनकरेज वेस्टर्न नॉलेज। इनका, हाँ, बेबिंगटन मैकाले के अकॉर्डिंग ये वर्डिंग आपने याद रखनी है। सेकंड उन्होंने क्या कहा? दैट इंडियन नॉलेज शुड बी डिस्करेज एंड वेस्टर्न नॉलेज शुड बी एनकरेज इन द कंट्री। ठीक है, इन्होंने कहा था। थर्ड, हु सेड दीज वर्ड्स? सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ ऑफ होल इंडियन लिटरेचर। हु सेड दीज वर्ड्स? मैकाले। मैकाले ने ये कहा कि लाइब्रेरी, जो यूरोपियन लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरीज में एक शेल्फ पे जितनी बुक्स होती हैं, ठीक है, और सारी बुक्स एक तरफ, इंडिया की बुक्स, और एक शेल्फ एक तरफ। इसका मतलब क्या है? उन्होंने किनकी प्रेज की? यूरोपियन बुक्स। नंबर 1 सबसे, according to Macaulay, India is an uncivilized country, we have to civilize. Number 2, discourage Indian knowledge and encourage Western knowledge. Third, according to him, which library books are better, Indian or European? European. ठीक है। Fourth, और उन्होंने क्या कहा? Government should stop wasting money on the Orient learning. यानी कि गवर्नमेंट को जो ओरिएंट लर्निंग के ऊपर मनी वेस्ट कर रही है, इसको क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन ओरिएंट लर्निंग। यहाँ पे ओरिएंट लर्निंग का मतलब कौन सी लैंग्वेजेस? इंडिया की लैंग्वेजेस या एशिया की लैंग्वेजेस, संस्कृत, पर्शियन, इस्लामिक, संस्कृत, या जो भी हमारी इंडिया की उस टाइम पीरियड में लैंग्वेजेस थी। एंड दे स्ट्रेस टू टीच इंडियंस कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। they put efforts to teach Indians English. उन्होंने ये कहा that Indian should be taught English language, यानी कि ओरिएंट की जगह उनको क्या पढ़ाया जाए? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे। उन आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है? मैकाले मिनट। क्या कहते हैं? यहाँ पे मिनट का मतलब टाइम नहीं है, मैकाले मिनट का मतलब है उनके कुछ सजेशंस। मैकाले मिनट्स, इन्होंने जो भी सजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मान लिया और इस तरह से हमारी कंट्री में मैकाले के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि उनकी थिंकिंग क्या थी, फिर अब हमने पढ़ना है व्हाट वाज मैकाले मिनट। मिनट यहाँ पे मतलब टाइम नहीं, मिनट यहाँ पे मतलब क्या है? उनके सजेशंस। वो सजेशंस जो ब्रिटिशर्स ने मान लिए और हमारी कंट्री में उनको क्या किया गया? प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, अगेन हु वाज थॉमस मैकाले? कौन थे थॉमस मैकाले? ही वाज नॉट ओरिएंटलिस्ट, वो ओरिएंटलिस्ट नहीं थे। एंड ही अपोज ओरिएंट लर्निंग एंड ही गेव सम थ्योरीज, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही
wrote some articles, उन्होंने एक आर्टिकल्स लिखे, अपने सजेशंस लिखे, उनको क्या कहा जाता है, मैकाले मिनट्स। ठीक है, अब उनके बेसिस के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया और उस इम्प्रूवमेंट को हमने बताना है। उनके लिए वो इम्प्रूवमेंट थी, हमारे लिए क्या था, हमारे लिए क्या था, हमारे इंडियन कल्चर को क्या किया जा रहा था, अपरूट किया जा रहा था। यानी कि आप ये सोचो कि हमारे इंडियन जो रूट्स थी, उन पेड़ों को काटकर उनकी जगह पर रेडीमेड ट्रीज लगाए जा रहे थे। लोगों की लैंग्वेज, मदर लैंग्वेजेस को छोड़कर उनको फॉरेन लैंग्वेज जो है उस टाइम पीरियड में कंपेल किया जा रहा था कि वो फॉरेन लैंग्वेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एट ए टाइम आप सोचो कि आज भी प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पीरियड में कितनी प्रॉब्लम आई होगी। जो लोग शुरू से संस्कृत बोलते होंगे, पर्शियन, हिंदी बोलते होंगे, पंजाबी बोलते होंगे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, even for the people to speak and learn English. And this was the effort of Macaulay Minute to introduce compulsory education English in India. तो वो हमने पढ़ना है Macaulay Minute. अब वो पॉइंट्स लिखोगे जो Macaulay Minutes के पॉइंट। Macaulay Minutes number 1, by following the advice of Macaulay. मैकाले मिनट बताना बच्चे आपने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकाले मिनट। मैकाले मिनट में कौन कौन से सजेशंस ऐड किए गए, इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या मान लिया। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट ईयर 1835 एक्ट, लॉ बना दिया लैंग्वेज से रिलेटेड, और इस लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी लैंग्वेज इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, इंग्लिश। अब आपने नंबर 1 याद रखना है दैट अकॉर्डिंग टू 1835 एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। ईयर कौन सा, 1835। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो है वो पास कर दिया 1835 में, एंड किसकी एडवाइस को फॉलो करके, किसकी एडवाइस को फॉलो करके, मैकाले, थॉमस मैकाले। ठीक है। सेकंड उनका मेन जो है वो मोटिव क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे इंग्लिश मीडियम, उन्होंने क्या किया, सेकंड जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस एज इंग्लिश, टू मेक इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड, फर्स्ट किया बच्चे इन 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वाज पास, जिसमें इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड इसको क्या बना दिया गया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि कौन सी मीडियम में बच्चे पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। कंपल्सरी नहीं किया, कुछ स्कूल सेटअप की जिसमें अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं स्टार्टिंग में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश इन सम स्कूल्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश इन सम स्कूल्स। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, यस। थर्ड उन्होंने क्या किया, मदरसा और जो संस्कृत कॉलेज जो पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे उनको डिस्करेज किया। थर्ड आपने ये बताना है, टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंट इंस्टीट्यूशन। कौन से इंस्टीट्यूशन खोले थे सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने, मदरसा, एंड सेकंड बनारस, हिंदू बनारस कॉलेज जो खोला था। ठीक है। थर्ड, टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंट लर्निंग इन मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज, टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। आपने वो पॉइंट बताना है कि अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, डिस्करेज कर दिया ओरिएंट लर्निंग को। ओरिएंट लर्निंग मन के रथ एंड एंजल सेपरेट हो जाओ। ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज। और ब्रिटिशर्स ने इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को क्या कहा, टेम्पल ऑफ डार्कनेस। मैकाले के अकॉर्डिंग उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि ये दोनों इंस्टीट्यूशन जो है, मदरसा एंड संस्कृत कॉलेज जो है, दीज शुड बी रिगार्डेड एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस।
क्योंकि ये लोगों को कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, डार्कनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ नहीं लेकर जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट और क्या इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स वर प्रिपेयर्ड, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स वर प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल्स, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स वर प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल्स। क्लियर? तो ये था सारा मैकाले मिनट के सजेशंस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। ओके, एनीवन फ्रॉम यू विल स्पीक ऑल द पॉइंट्स। अनवे, हाँ जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, व्हाट वाज मैकाले मिनट सजेशन एंड हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव दीज सजेशंस, कैसे उनको इंडिया में इंप्लीमेंट किया, कौन कौन से एग्जांपल हैं। नंबर 1 कौन सा एक्ट, 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जिसके द्वारा इंग्लिश को एजुकेट इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स में। नंबर 2 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कर दिया। कुछ स्कूल्स में इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बच्चे जो है वो इंग्लिश जो है वो मीडियम में ही पढ़ेंगे। थर्ड, डिस्करेज। सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि जो लोगों को मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था उसको प्रमोशन को स्टॉप कर दिया, यानी कि डिस्करेज किया गया। और इस चीज के लिए कहा गया कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो है वो क्या है, टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, बजाय कि लोग इंडियन जो है अपने बच्चों को कहाँ पे भेजें, इंग्लिश स्कूल्स में। हाँ जी, और हाँ जी, इंग्लिश एजुकेशन देने के लिए टेक्स्ट बुक्स बनाई गई जिसमें बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन जो है सिखाई जाएगी। तो ये इस तरह से मैकाले के अकॉर्डिंग जो है वो एक नया स्टेप था। अब फिर से जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा, हमने चैप्टर कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, पेड। हमने चैप्टर स्टार्ट कहाँ से किया था, नेटिव्स। नेटिव्स कौन, इंडियंस। नेटिव्स के रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स की थिंकिंग क्या थी कि जहां पे रूल करना है उन लोगों को पहले जानो, और इनमें से कुछ ओरिएंटलिस्ट ने हमारे कल्चर को जाना और प्रेज की, लेकिन बाद में कुछ ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसी को ही क्या किया, अपोज किया। और उनके अकॉर्डिंग दो मेन पर्सन आपने जेम्स मिल एंड थॉमस मैकाले का याद रखना है कि ही अपोज द ओरिएंट, और इन्होंने अपने कुछ सजेशंस दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैकाले मिनट के कुछ सजेशंस को आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और इस तरह से नए एक्ट बना दिए, और इन नए एक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है उसको मेन प्रेफरेंस दी। यानी कि अब हमारे कंट्री में संस्कृत पर्शियन के अलावा बच्चे जो हैं वो क्या सीखने लगे, इंग्लिश एजुकेशन। जेम्स मिल का तो जस्ट ये है कि उससे किस तरह से ओरिएंटलिस्ट है उनको अपोज किया। तो मेन हमने मैकाले मिनट्स के सेशंस बताने हैं, उसको कहा जाता है मैकाले मिनट। ठीक है, हाँ, अलग अलग पॉइंट बना दो। उन्होंने कहा कि टेम्पल ऑफ डार्कनेस, इंस्टीट्यूशंस, पीपल नहीं इंस्टीट्यूशंस। आपकी कौन सी मीडियम में, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक जो पंजाबी हैं तो उनका क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मींस वो साइंस भी पंजाबी में पढ़ते होंगे, मैथ भी पंजाबी में पढ़ते होंगे। एनी अदर डाउट गुरकरण? हाँ जी, आगे आ जाओ बच्चे। एनी अदर डाउट? मनन, पुलकित, गुरकरण, कोई डाउट है बेटा आपको? नो? हार्दिक, मनस, एनी डाउट? ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया, दैट इज ओरिएंटलिस्ट। सेकंड पार्ट हमने किया ग्रेव एरर्स। ठीक है, अब इन द मीन टाइम कुछ आपके लिसन, आपकी बुक्स में ना एक स्टैचू दिया गया है, ये देखो। इस स्टैचू की इंफॉर्मेशन को आपको बच्चे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या इसका मीनिंग है, इस स्टैचू का मीनिंग, क्यों इस स्टैचू को इंस्टॉल किया गया, इसके पीछे क्या मेन एफर्ट है या क्या मेन लॉजिक है, व्हाट इज द मेन लॉजिक। ये जो मॉन्यूमेंट है इसमें बीच में जो स्टैंडिंग पोजीशन पे है ये है वॉरेन हेसिंग। वॉरेन हेसिंग कौन थे? वॉरेन हेसिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल। और ये जो मेमोरियल है कैलकाटा में है बेटा, और वॉरेन हेसिंग के साथ जो दो पर्सन हैं इनमें से एक जो है वो पंडित हैं और दूसरे हैं जिनको पर्शियन लैंग्वेज आती थी। इसका मतलब क्या है कि वॉरेन हेसिंग भी क्या थे? ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब कि वो भी इंडियन कल्चर को क्या करते थे? प्रेज करते थे। तो वॉरेन हेसिंग यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट दिखाए गए हैं, यानी कि
वॉरेन हेसिंग इंडिया में आए और इंडिया में दोनों ही पंडित मतलब संस्कृत और एक तरफ पर्शियन जो मुंशी बैठे हैं उन्होंने उनको हेल्प की और उन्होंने इंडियन लिटरेचर को पढ़ा और सीखा। ये स्टैचू ये जो है वो डिनोट करता है। मीनिंग क्या है इसका? तो ये मॉन्यूमेंट आपको वन वर्ड के अकॉर्डिंग सारा याद रखना है। ये मॉन्यूमेंट जो है इसके बीच में जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो किनकी है? वॉरेन हेसिंग, ओरिएंटलिस्ट। कौन थे वॉरेन हेसिंग? ओरिएंटलिस्ट थे। ये बच्चे ये मॉन्यूमेंट जो है वो किसने बनाया? रिचर्ड वेस्ट मैकॉर्ड 1830 में बना था ये। एंड ये जो है बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये बिल्डिंग का नाम क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कौन सी सिटी में है? कैलकाटा। ठीक है, दोनों तरफ कौन है? यस, एक तरफ पंडित हैं और एक तरफ मुंशी। मुंशी कौन होते हैं? दोज हु कैन रीड एंड राइट पर्शियन। पंडित कौन होते हैं? दोज हु कैन रीड एंड राइट संस्कृत। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है वर्नैकुलर। ये आपके लिए बिल्कुल नया जो वर्ड है, कहीं ने इसको सुना होगा। क्या होता है आपको पता है? वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। वेरी गुड Gurkaran, what is the meaning of vernacular? Local languages. Tell me any 5 example of vernacular languages in India. हिंदी नहीं है, हिंदी तो हम ऑफिशियल कहते हैं। हाँ ठीक है, और हाँ तमिल, पंजाबी, कन्नड़, इंग्लिश भी नहीं है। रीजनल, रीजनल मराठी, गुजराती, हाँ तेलुगु। अब आपको पता है वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। सपोज अगर बॉम्बे से यहाँ पे लोग आए, उनको पंजाबी नहीं आती, तो उनके लिए पंजाबी क्या है? वर्नैकुलर। सपोज हम यहाँ से राजस्थान जाते हैं, हमें उनकी पर्टिकुलर राजस्थानी लैंग्वेज नहीं आती, तो हमारे लिए राजस्थानी क्या है? वर्नैकुलर। क्या मतलब होता है वर्नैकुलर का? रीजनल लैंग्वेजेस। हर स्टेट की अपनी अलग एक वर्नैकुलर लैंग्वेजेस होती है। तो वॉरेन हेसिंग जो थे वो कौन सी लैंग्वेजेस सीखना चाहते थे? वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। तो वर्नैकुलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लोकल लैंग्वेजेस। मैं आपको ये बताऊं कि बेटा हिंदी क्या लोकल लैंग्वेज है? नो, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज नॉट अ रीजनल। इंग्लिश तो हर जगह बोली जाती है। आप अगर कल को किसी साउथ इंडियन के साथ कम्युनिकेट करोगे ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट विद तमिल, बट यू विल बी कम्युनिकेट विद इंग्लिश। तो इंग्लिश लोकल लैंग्वेज थोड़ी है। लोकल लैंग्वेज जो होती है, जो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में बोली जाती है, क्या बोलते हैं उनको? वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। तो वॉरेन हेसिंग जो थे वो ओरिएंटलिस्ट थे और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को सीखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? कैलकाटा मदरसा, इन्होंने मदरसा को सपोर्ट किया था। इसका मतलब क्या है कि कुछ ब्रिटिशर्स जो थे वो मदरसा को सपोर्ट करते थे, कुछ उसको रोकना चाहते थे। तो ब्रिटिशर्स भी सोच लो कि अलग अलग ग्रुप्स में थे। सम सपोर्टेड इंडियन कल्चर्स एंड सम अपोज। ठीक है, तो हमने यही ग्रुप पढ़ना है कि कुछ ने अपोज किया, कुछ ने उसको सपोर्ट किया। वॉरेन हेसिंग, he also took initiative to support मदरसा। इन्होंने कहा कि मदरसा में एजुकेशन को कंटिन्यू रखो, पर्शियन लैंग्वेज जो है। विलियम जोन्स ओरिएंटलिस्ट थे, सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर। कॉलब्रुक, और अब मैंने एक थर्ड और नाम करवाया था, हालहेड, नथानियल हालहेड। दे वर द सपोर्टर ऑफ इंडियन कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ऑल और इन द बुक में है। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी, दोज हु वर नॉट द सपोर्टर, दो नेम याद रखो। कौन कौन से? जेम्स मिल एंड। क्लियर है यहाँ तक? ओके प्रबल, हाँ जी, यू वांट टू आस्क क्वेश्चन? आपका हैंड रेज है बेटा। हाँ जी, हाँ जी प्रबल की मैम आप एक बार मैम आप एक बार बता सकते हो कि मैम जैसे क्या कहते हैं मैम, वो जो सा मैम सिंगल शेल्फ ऑफ मैम सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन वाला मैम किसने बोला था? कीप ए माइक ऑन प्रबल। यस मैम। मैम सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, मैम ये किसने बोला था? मैम ये किसके वर्ड्स थे? माइक नहीं ऑफ। ओके, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एजुकेशन फॉर कॉमर्स। एजुकेशन फॉर कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि एजुकेशन जो है वो आपकी दो तरह से हेल्प करती है।
एक तो आपकी नॉलेज और लर्निंग बढ़ती है, सेकंड इज फॉर योर अर्निंग। नॉलेज जो है, नॉलेज आपकी फिजिकल या मेंटल जो है वो थिंकिंग बढ़ाती है, एंड एजुकेशन आपकी अर्निंग, अर्निंग का मतलब होता है मनी यू अर्न, उसको इंक्रीज करती है। आपकी डिग्रीज ही आपकी वैल्यू है। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आप जैसे जैसे आगे 10th क्लास, फिर उसके बाद +2 में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, आप कौन सी स्ट्रीम लेते हो ना, उसी के बेसिस के ऊपर आपकी अर्निंग जो है वो डिसाइड होती है। तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि आगे जाकर उन्होंने इसी एजुकेशन सिस्टम में, उनका मेन मानना था कि हम इंडिया में वो एजुकेशन स्प्रेड करें जिससे कि लोग अर्निंग, अर्निंग का मतलब क्या होता है कि लोग क्या करें, पैसा कमाएं। इसको बोलते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स ट्रेडिंग, बिजनेस या वट एवर द वे यू आर अर्निंग, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। और इसके लिए इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंस, किस किस चीज को इंपॉर्टेंस दी, वो हमने मेन पढ़ना है इसमें, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब इसके भी शॉर्ट पॉइंट साथ साथ नोट करते रहो, क्या मतलब है इसका, एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इसमें सबसे पहले जो आपने ईयर याद रखना है, दैट इज 1854। 1854। और बेटा इसका आपका हेडिंग क्या बनेगा, जैसे आपने अभी मैकाले मिनट पढ़ा, अब आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है 1854, इसको बोलते हैं वुड्स डिस्पैच। ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है इसका वुड्स डिस्पैच का? वुड डिस्पैच का मतलब होता है पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। क्या चेंज किया अब उन्होंने, एजुकेशन पॉलिसी, या फिर ये भी कह सकते हो चेंजेस, सम चेंजेस इंट्रोड्यूस, है ना। अब आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में चेंजेस बहुत करते थे। क्या चेंजेस करते थे? वो एजुकेशन को अपने अकॉर्डिंग, उसका स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिट करने के लिए हमारी कंट्री में उन्होंने बहुत से चेंजेस किए। पहले कौन से चेंजेस हमने पढ़े, मैकाले मिनट। सेकंड क्या चेंजेस हैं, वुड्स डिस्पैच। क्या था वुड्स डिस्पैच? इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स of the East India Company in London sent an educational dispatch. एजुकेशनल डिस्पैच का मतलब क्या होता है, एक फाइल, ऐसी फाइल जिसमें इंडियंस एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने भेजे। कहाँ से भेजे? लंदन से। कहाँ पर? इंडिया। और उस टाइम पर में हमारी कंट्री में जो रूल था, उस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया। इशू बाय, क्यों इसको वुड डिस्पैच कहते हैं? क्योंकि इसको इशू किसने किया, इंप्लीमेंट किसने करवाया, चार्ल्स वुड। ठीक है। अब सारे आपने ब्रिटिशर्स के नेम याद रखने हैं, स्टार्टिंग से याद करो। विलियम जॉन्स, अब आपको पता ना जब मैं मैम नाम लेंगे ना तो वो सपोर्टर था या नहीं था, अपने आप माइंड में रखो। विलियम जॉन्स सपोर्टर, कॉलब्रुक सपोर्टर, थर्ड नेथेनियल हेलहर्ट सपोर्टर, ये नाम आपने याद किए। उसके बाद वॉरेन हेसिंग सपोर्टर थे ओरिएंटलिस्ट के, है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के सपोर्टर थे। उसके बाद फिर हमने जेम्स मिल, he opposed Indian culture. Then मैकाले, थॉमस मैकाले, he also opposed, और उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब आ जाओ थर्ड, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड जो थे, उन्होंने लंदन से यहाँ पर एक एजुकेशनल पॉलिसी भेजी, और उनके इसी एजुकेशन पॉलिसी के सजेशंस को क्या बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच। कल करेंगे बेटा ये, ठीक है।